Hello students, welcome to the second lecture of this series of earthquake resistant building design lectures. So in the last lecture we have studied some of the important definitions related to seismology. Alright, I hope you all understood that. In this lecture we're going to move forward in this chapter. So this is the next topic that we are going to study today, and it is the necessity of earthquake engineering. Why do we need to study earthquake engineering? So there are 4 points that you need to remember. First one is to design and build earthquake resistant structures for safety. Obviously you can design a structure to be earthquake resistant only if you know the basics and the knowledge of earthquake engineering. It's quite obvious. And then there is to carry out R&D for effective EQ management. So EQ is earthquake basically. I've written EQ in short for earthquake, and R&D is nothing but research and development. Okay, सो अर्थक्वेक मैनेजमेंट, अगर अर्थक्वेक आता है उस केस पे आपने क्या करना है, ठीक है, हाउ डू यू मैनेज द सिचुएशन व्हेन अर्थक्वेक कम्स, उसके बारे में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो भी तभी हो पाएगी इफ़ यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ अर्थक्वेक इंजीनियरिंग. ओके, फॉर ई क्यू प्रिपेयर्डनेस, अर्थक्वेक के लिए क्या आपने प्रिपरेशन करनी है बिफोर हैंड. ठीक है, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट एन अर्थक्वेक, वी कैन नॉट प्रिवेंट एन अर्थक्वेक, बट वी कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर एन अर्थक्वेक. अगर आपको पता है कि आपका रीजन जो है वो सीस्मिकली एक्टिव है, एक हाई रिस्क जोन में लाई करता है, तो डेफिनेटली यू कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर द अर्थक्वेक. सो उसके लिए क्या क्या प्रिपेयर्डनेस मेजर्स, क्या क्या आपने पहले से करके रखना है, ठीक है, उसकी भी नॉलेज आपको अर्थक्वेक इंजीनियरिंग अगर आपको पता होगी, यू कैन डू इट इन अ मच बेटर वे. ओके, एंड लास्ट, सीस्मिक इवैल्यूएशन एंड रेट्रोफिटिंग. अब ये क्या होती है? सीस्मिक इवैल्यूएशन, नाम से पता लग रहा है आप इवैल्यूएट कर रहे हैं किसी चीज़ को, उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इज सीस्मिसिटी. सीस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप किसी स्ट्रक्चर को इवैल्यूएट करते हैं, मीन्स यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है इन द इवेंट ऑफ एन अर्थक्वेक, अगर भूकंप आया तो ये कैसे बिहेव करेगा. क्या ये स्ट्रक्चर फेल करेगा या फिर कोई माइनर डैमेज आएंगे, क्या इसके कोलैप्स होने की संभावना है, क्या कोई लॉस ऑफ लाइफ होने की संभावना है. सो ऑल ऑफ दैट इज़ नोन एज सीस्मिक इवैल्यूएशन. आप बिल्डिंग को सीस्मिकली इवैल्यूएट तब करते हैं इफ़ यू इफ़ यू if you think that this building might be prone to some kind of failure in the future. ठीक है, तो सीस्मिक इवैल्यूएशन करते हैं आपके सिविल इंजीनियर्स, और अगर सीस्मिक इवैल्यूएशन में पाया जाता है दैट बिल्डिंग इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री, तो उसकी रेट्रोफिटिंग की जाती है. इसके लिए आपको एक अलग ही चैप्टर है, ठीक है, आई थिंक इट्स द सेकंड लास्ट और द लास्ट चैप्टर, वहाँ पे सीस्मिक इवैल्यूएशन और रेट्रोफिटिंग को हम समझेंगे. सो रेट्रोफिटिंग इज़ नथिंग बट doing certain repairs or certain kind of changes in your existing structure so as to make it fit seismically. ठीक है, भूकंप जब आएगा तो वो उस इवेंट को फिर बेयर कर पाएगा आपका स्ट्रक्चर, जब आप उसकी रेट्रोफिटिंग कर देंगे. बेसिकली रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, बट थोड़े अच्छे लेवल की, जिसमें आप स्ट्रक्चर की इंटेग्रिटी को, उसकी स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करते हैं. Alright, so this was the necessity of earthquake engineering. Now let's move on to the next slide. Now let's study about the causes of earthquake. So earthquake के 3 main causes बताए गए हैं. First one is superficial और surface causes, फिर volcanic and then tectonic. इन तीनों causes को हम अब बारी बारी समझेंगे. First of all we will see the superficial और surface causes. So superficial causes ये वो causes हैं जो, सुपरफिशियल वर्ड का मीनिंग होता है जो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर जो कॉजेज मेजर अर्थक्वेक्स को नहीं कॉज करेंगे. ठीक है, एंड दे आर कॉज्ड ड्यू टू सम एक्टिविटी विच इज़ अकरिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसलिए इनको सरफेस कॉजेज भी कहते हैं. ठीक है, कुछ ऐसा सरफेस के ऊपर ही हो गया है. ठीक है, मेन कॉजेज तो क्या है आपके, जो अर्थ के नीचे एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, सडन रिलीज ऑफ स्ट्रेन एनर्जी जब अर्थ को सरफेस के नीचे से होगा तब आपके जो मेजर जो अर्थक्वेक्स हैं वो आते हैं. बट देर आर सम केसेस जिसमें सरफेस के ऊपर भी कुछ एक्टिविटी से भूकंप आ सकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर अर्थक्वेक्स ऑफ माइल्ड इंटेंसिटी, बहुत ही कम इंटेंसिटी के होते हैं. इसमें
बहुत ही रेयरली कभी आपको लॉस ऑफ लाइफ या फिर कुछ स्ट्रक्चरल डैमेज होता है। एंड दे अकर ड्यू टू डायनेमिक एजेंसीज प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। डायनेमिक एजेंसीज मतलब जो चीज़ें मूव कर रही हैं सरफेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कॉजेज डिस्कस किए हैं। कोई ह्यूज लैंडस्लाइड आपके पास हो जाता है, ठीक है, या फिर कोई जाइंट सी वेव आती है सी शोर पे, बहुत ज़्यादा वाटर प्रेशर वो एक्सर्ट करेगी आपके शोर पे, सो दैट कैन ऑल्सो लीड टू अ बिट ऑफ अ शेकिंग ऑफ द ग्राउंड। रनिंग वाटर है, डिसेंडिंग फॉल्स है, कैस्केड्स हैं। कैस्केड क्या होते हैं, जब पानी काफ़ी हाइट से आपकी वैली पे फॉल करता है, सो दैट प्रेशर दैट फोर्स कैन ऑल्सो समटाइम लीड टू मूवमेंट ऑफ द सर्फेस। कोई हैवी वाइब्रेटिंग मशीनरी है किसी इंडस्ट्रियल एरिया में, कोई हैवी लोकोमोटिव है। लोकोमोटिव क्या होता है, लोकोमोटिव इज बेसिकली अ ट्रेन इंजन, ठीक है, एक ट्रेन का इंजन है जो हैवी है। समटाइम्स उसकी मूवमेंट के कारण भी द अर्थ में शेक। मैन मेड एक्सप्लोजन इन न्यूक्लियर टेस्ट, ओके, कोई बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो रखा है, दैट कैन ऑल्सो लीड टू सम काइंड ऑफ अ सुपरफिशियल अर्थक्वेक। फिर माइनिंग ब्लास्ट आपके हो सकते हैं। माइनिंग आपकी अंडरग्राउंड होती है, वहाँ पे आप कुछ भी जो भी आप मिनरल वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसके लिए कई बार आप ब्लास्ट करते हैं, सो उस ब्लास्ट के कारण भी कई बार क्या है, वाइब्रेट कर सकता है आपका ग्राउंड। फिर लार्ज स्केल हैवी एक्सकेवेशंस दैट कॉज लैंड सब्सिडेंस, ठीक है, आपने बहुत सारा एक्सकेवेशन किया है फॉर एग्जांपल किसी कहीं पे अंडरग्राउंड। अब बहुत सारा अगर लार्ज स्केल पे आप एक्सकेवेशन करोगे तो उसके ऊपर का जो आपका बेसिकली मास है, सॉइल का मास हो या रॉक का मास हो, वो सबसाइड कर सकता है, सब्सिडेंस उसकी हो सकती है, वो सेटल कर सकता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट सडन डायनामिक मोशन, जो सडनली आपका अर्थ वहाँ पे मूव किया है उसके कारण भी आपका एक सुपरफिशियल सा अर्थ को एक आ सकता है। एंड दे आर फीबल एंड कांट इवन बी सेंस्ड इन मोस्ट केसेस। उनको सेंस करना भी कई बार मुश्किल होता है, इनका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होता है। एंड दे डू नॉट इन जनरल cause any loss of life and property. Okay, so these were the superficial causes. Now let's move on to the next type of cause, which is the volcanic causes. Okay, नाम से क्लियर है कि volcanic eruptions जब होंगी, ठीक है, see volcanic eruptions are huge geographical events. आपके अर्थ के अंदर मोल्टन मटेरियल जो इकट्ठा हो रखा है, दैट इज नोन एज मैग्मा। जहाँ भी अर्थ के क्रस्ट में एक ओपनिंग लावा को मिलती है, सॉरी मैग्मा को मिलती है, वो उस स्पॉट से बाहर आने की कोशिश करता है, जो कि अंडर काफ़ी मतलब क्या कहते हैं, प्रेशर होता है काफ़ी अंदर। सो दैट प्रेशर इज रिलीज्ड और रिलीव्ड व्हेन दैट मैग्मा कम्स आउट। सो इन दैट इवेंट a lot of pressure is being released and that magma is coming out of that particular area under a lot of velocity and pressure. So such a big geographical event can also lead to certain shaking of the earth. Okay, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक वोल्केनिक इरप्शन क्या है वो हर बार अर्थक्वेक कॉज करेगा ही करेगा, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द स्केल ऑफ द इरप्शन। अगर बहुत ज़्यादा मैसिव आपका इरप्शन हुआ है देन इट मे कॉज शेकिंग ऑफ द अर्थ। एंड दे आर मोस्टली फीबल एंड माइल्ड इन नेचर। और जो कॉमन कंट्रीज़ हैं जहाँ ये पाया जाता है, दीज आर द कंट्रीज़ ऑफ जापान, इटली, न्यूजीलैंड, जावा एंड सुमात्रा, ठीक है। ये सारी जो कंट्रीज़ हैं ये आपके पैसिफिक रीजन के आसपास है, एक्सेप्ट फॉर इटली। इटली आपके मेडिटेरेनियन रीजन में आता है, दैट इज़ ऑल्सो हाईली सीजमिक रीजन, वहाँ पे भी इरप्शंस होती रहती हैं। बट रेस्ट ऑफ द कंट्रीज दे लाई इन दी ओशियानिक रीजन नियर योर पैसिफिक ओशन। तो ये काफ़ी ज़्यादा वोल्केनिकली एक्टिव एरियाज हैं। ओके, now let's move on to the next type of causes, which is probably the most important type of cause, the tectonic causes. तो टेक्टोनिक कॉजेज़ का मतलब क्या है, ये वो कॉजेज़ हैं जो आपके अर्थ के नीचे जनरेट हो रहे हैं। हमें पता है कि सरफेस के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स एग्जिस्ट करती हैं। ये बेसिकली रॉक फ्रेगमेंट्स हैं, बड़े बड़े रॉक की प्लेट्स हैं बेसिकली, जो कि आपके आउटर कोर के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। जो मोल्टन मटेरियल है, लिक्विड मटेरियल है, जो उसके ऊपर ये आपकी जो प्लेट्स हैं फ्लोट कर रही हैं और कंटिन्यूसली ये मूव कर रही हैं। तो इनकी मूवमेंट के कारण जो भी डिस्टर्बेंसेस कॉज हो रही हैं, ठीक है, दे कैन लीड टू अर्थक्वेक्स। एंड दीज टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स आर वेरी वेरी मैसिव एंड दीज आर द अर्थक्वेक्स दैट कॉज डैमेज। अब ज़रूरी नहीं कि ये भी अर्थक्वेक हमेशा ही डैमेजिंग हो, बट जो डैमेजिंग अर्थक्वेक्स होते हैं वो टेक्टोनिक ही होते हैं, राइट। जो मैसिव अर्थक्वेक्स है जिनका मैग्नीट्यूड आपका 6.5 या 6 से भी ऊपर होता है,
ठीक है, 7, 8, इवन 9 के हमने अर्थक्वेक्स देखे हैं, 9.1 के भी हमने देखे हैं. सो दोज अर्थक्वेक्स आर मेनली टेक्टोनिक इन नेचर. ऑलराइट, सो क्योंकि होते हैं ये, व्हाट आर द रीजंस? दे अकर ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट और मूवमेंट ऑफ रॉक मासेस अलोंग द प्री एग्जिस्टिंग cracks or faults, or they can also occur due to the development of new fault planes. देखो जो एग्जिस्टिंग रॉक क्रैक्स और फॉल्ट हैं, मीन्स जो पहले से आपके पास कुछ फ्रैक्चर्स जो मौजूद हैं आपके अर्थ क्रस्ट में, उनके अलोंग अगर और कोई मूवमेंट शुरू हो जाए, उसके कारण भी आपका अर्थक्वेक आ सकता है. नहीं तो कई बार क्या है कि नया ही एक फॉल्ट प्लेन जनरेट हो जाएगा. ठीक है, जहाँ पे पहले रॉक में क्या कहते हैं फॉल्ट था नहीं, बट ड्यू टू सम सडन मूवमेंट अगेन एक नया फॉल्ट क्रिएट हो सकता है. सो बिकॉज ऑफ एनी ऑफ दीज टू रीजंस आपका टेक्टोनिक जो है वो अर्थक्वेक आ सकता है. एग्जांपल के लिए 2001 का भुज अर्थक्वेक आया था ऑन रिपब्लिक डे, 26 जनवरी को ये अर्थक्वेक आया 2001 में. एंड इट वाज अ वेरी हाई मैग्नीट्यूड, 7.8 इसका मैग्नीट्यूड था, आई थिंक 7.8 या फिर 9 था. एंड इट लेड टू अ लॉस ऑफ 13,805 lives, right? So that was also a tectonic earthquake. Moving on, यहाँ पे एक एनिमेशन है इलस्ट्रेट करने के लिए कि टेक्टोनिक अर्थक्वेक कैसे होता है. देखो यहाँ पे दो डिफरेंट प्लेट्स हैं जिनका रिलेटिव मूवमेंट हो रहा है. एक प्लेट नीचे की तरफ मूव कर रही है, इट इज सबसाइडिंग, एंड द अदर प्लेट इज गेटिंग ड्रैग्ड अलोंग विद दिस प्लेट. इनिशियली इसके साथ ये ड्रैग हो रही है, बट जैसे ही बीच में रिलैप्स हुआ, ठीक है, जहाँ पे लॉकिंग आपकी ब्रेक हुई, अचानक से रिबाउंड होगा. एंड दिस सडन मूवमेंट रिलीजेज अ लॉट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी. बहुत सारी स्ट्रेन एनर्जी रिलीज होती है जो वाइब्रेशंस की फॉर्म में फिर अर्थ तक ट्रैवल करती है, एंड दैट लीड्स टू अ टेक्टोनिक टाइप ऑफ अर्थक्वेक. ओके, मूविंग ऑन. Now there are two theories of tectonic earthquakes which have been proposed by different scientists, and these are most widely used to understand the causes of tectonic earthquakes. The first one is the elastic rebound theory, and the second one is the theory of plate tectonics. इन दोनों को समझते हैं थोड़ा थोड़ा. So first of all, the elastic rebound theory. ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारा कुछ इसके बारे में मैंने टेक्स्ट लिख रखा है. You can read this. आई विल एक्सप्लेन टू यू कि इसका एसेंस क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलास्टिक रीबाउंड, और ये कैसे एक्सप्लेन करता है आपको टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स को. पहले ही समझ लेते हैं कि ये दिया किसने है थ्योरी. दिस इज बीन गिवन बाय प्रोफेसर H.F. Reed. ही वाज एन अमेरिकन जियोलॉजिस्ट इन 1911 आफ्टर द डेवास्टेटिंग सैन फ्रांसिस्को अर्थक्वेक इन 1906. 1906 में सैन फ्रांसिस्को जगह है USA में, वहाँ पे एक मैसिव अर्थक्वेक आया था, काफ़ी लॉस ऑफ लाइफ वहाँ पे हुआ था, अराउंड 15,000 पीपल और सो. उसके बाद द साइंटिस्ट बिगैन टू स्टडी द कॉजेज ऑफ सच अर्थक्वेक्स. ठीक है, एंड आफ्टर स्टडीइंग अ लॉट एंड डूइंग सम रिसर्च, दिस साइंटिस्ट केम अप विद अ थ्योरी ऑफ इलास्टिक रीबाउंड. ओके, सो इलास्टिक रिबाउंड का कंसेप्ट समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ एन इलास्टिक बैंड. ठीक है, कोई रबर बैंड है जो इलास्टिक का बना होता है. ठीक है, अगर आप उसको स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, यू आर पुलिंग इट फ्रॉम बोथ साइड्स. ठीक है, दोनों हाथों से आप उसको खींच रहे हो इलास्टिक बैंड को. होगा क्या कि वो स्ट्रेन करता रहेगा क्योंकि आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो ऑब्वियसली, बट एक पॉइंट रीच हो जाएगा बीच में. ठीक है, जब वो स्ट्रेन को नहीं और सह पाएगा. ठीक है, और कहीं ना कहीं से बीच में जो भी उसका वीकेस्ट पॉइंट होगा वहाँ से वो फ्रैक्चर करेगा, एंड दैट रबर बैंड विल सडनली जंप बैक. ठीक है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वो सडनली जंप बैक कर जाएगा. ठीक है, तो ये सडन रिलीज ऑफ एनर्जी जो कि इस बॉडी में स्टोर हो रही थी. ठीक है, रिमेंबर इलास्टिकली आप इसको स्ट्रेन कर रहे थे. ठीक है, जैसे आप इलांगेशन करोगे इसमें स्ट्रेन आएगा. तो इलास्टिकली जब आप इसको स्ट्रेन कर रहे थे, अचानक से जैसे ये स्ट्रेन रिमूव होगा, ठीक है, रिमूव कैसे हुआ, ये चीज़ टूट गई, कहीं से वीकेस्ट जो प्लेन था वहाँ से ये टूट गई, एंड सडनली दैट बॉडी विल relapse or rebound to its original shape. So this phenomenon is known as elastic rebound. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर कोई बॉडी पोजीशन ऑफ स्ट्रेन से बाहर आना चाहती है. इट वांट्स टू कम टू अ स्टेबल पोजीशन. तो बॉडी जब स्ट्रेन्ड है उस पोजीशन में इट डज नॉट वांट टू स्टे. एक नो स्ट्रेन, एक लो एनर्जी की सिचुएशन में कोई भी बॉडी आना चाहती है. ठीक है, सो टू कम टू दैट स्टेज इट विल
डू अ इलास्टिक रीबाउंड. सो बिकॉज ऑफ दिस इलास्टिक रीबाउंड सडनली आपका एनर्जी रिलीज होती है. जो स्ट्रेन एनर्जी इस ऑब्जेक्ट में बिल्ड हो रही थी वो सडनली रिलीज होगी. एंड वी नो दैट जब भी स्ट्रेन एनर्जी रिलीज होती है, स्पेशली जब हम अर्थ के रॉक सेगमेंट्स की बात कर रहे हैं, ये सारी एक्टिविटी अर्थ के नीचे हो रही है. मैंने एग्जांपल आपको इलास्टिक बैंड का दिया, बट एक्चुअल में हो क्या रहा है. लेट मी जस्ट शो यू दिस एनिमेशन. यहाँ पे भी इलास्टिक रिबाउंड हो रहा है. ये आपका स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है, इफ यू रिमेंबर. इसमें क्या हो रहा है, देखो आपके पास एक रॉक फ्रेगमेंट है, एक प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट है फॉर एग्जांपल. इसका एक लेफ्ट पोर्शन जो है वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और दूसरा जो उसका पोर्शन है वो दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एज यू कैन सी. अब इससे क्या है कि ये बीच वाला पोर्शन स्ट्रेन कर रहा है. दिस मिडिल पोर्शन इज गेटिंग स्ट्रेन्ड एंड इट इज स्टोरिंग द इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी. बट इट डजेंट वांट टू स्टे इन दिस सिचुएशन. इस पोजीशन में ये रहना नहीं चाहता, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल होता जा रहा है. स्टेबिलिटी और आने के क्या करेगा, बीच में जो भी वीकेस्ट इसका पॉइंट होगा विच इज़ अलोंग दिस प्लेन समवेयर, यहाँ से ये ब्रेक करेगा एंड इट विल रीबाउंड टू दिस स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी. अभी स्टेबल पोजीशन में आ चुका है. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इलास्टिक रीबाउंड. और इसके होते ही आपकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्ट्रेन एनर्जी रिलीज होती है. सो दिस इज़ व्हाट इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी इज़. ओके. और जो ये स्ट्रेनिंग होती है, इट अकर्स बिलो द अर्थ सरफेस इन दिस प्लेट्स. स्ट्रेनिंग में भी एट अ रेट ऑफ फ्यू सेंटीमीटर्स पर ईयर. काफ़ी स्लोली आपकी प्लेट्स जो हैं ये स्ट्रेन होती रहती हैं. कुछ सेंटीमीटर्स एक साल में ये स्ट्रेन होती रहेगी. और आफ्टर डेकेड्स और हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इवन, सडनली दीज दिस प्लेट्स माइट रप्चर. ये फ्रैक्चर हो जाएगा अचानक से, और ये सारा जो स्ट्रेन एनर्जी इसने एक्यूमुलेट की है, इट विल जस्ट रीबाउंड. इलास्टिक रीबाउंड, यहाँ मैंने इसको हाइपर लिंक किया है. जब मैं आपको इसकी पीपीटी भेजूँगा, वहाँ पे ये आपको हाइपर लिंक मिलेगा. इस पर क्लिक करके आप एक वीडियो खोल सकते हैं यूट्यूब पे. वहाँ पे इलास्टिक रीबाउंड के बारे में आपको और समझ आ जाएगा. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन. थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. ठीक है, हमने समझ ली इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी. दूसरी थ्योरी क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स की. ठीक है, अब ये जो दोनों थ्योरीज हैं, ये ऐसा नहीं है कि एक थ्योरी पुरानी थी उसके जगह पे नई थ्योरी आई है. दीज आर बोथ थ्योरीज दैट एग्जिस्ट टुगेदर. इन दोनों थ्योरी से बेसिकली अब एक ही कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं. देखो, इलास्टिक रिबाउंड भी हो रहा है, बट इलास्टिक रिबाउंड के पीछे रीज़न क्या है. एक्चुअली में ये प्लेट्स जो है ये मूव क्यों कर रही हैं. ठीक है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स जिन्हें हम कहते हैं मूव क्यों कर रही हैं, इनके बारे में थ्योरी दी थी आपके एक साइंटिस्ट एल्फ्रेड वेगनर ने, इनकी थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में. ठीक है, इसको भी मैंने हाइपर लिंक किया है, जो आपको पीपीटी भेजूंगा. इसको आप खोल के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या होता है इसे समझ सकते हैं. ठीक है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारी अर्थ की आउटर लेयर है, इट इज़ मेड अप ऑफ मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स और सेगमेंट्स विच आर कंटिन्यूसली फ्लोटिंग ऑन द हॉट मोल्टन आउटर कोर. ठीक है, आपके पास प्लेट सेगमेंट्स हैं जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं. बड़ी सारी प्लेट्स आपके पास मौजूद हैं अर्थ के ऊपर, जो सब मिला के आपके टोटल अर्थ के सरफेस को बनाती हैं. अब उनके नीचे क्या है, मोल्टन मटेरियल है. डेफिनेटली वो मोल्टन मटेरियल स्टेबल तो नहीं है, इट इज़ कंटिन्यूसली मूविंग. तो उसके कारण आपकी जो प्लेट्स हैं वो भी जो है वो कंटिन्यूसली मूव करती रहती हैं. सो इसी मूवमेंट के कारण आपके पास क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच में जब मूवमेंट होगी तो डेफिनेटली डिस्टर्बेंस बीच में कॉज होने वाली है. और साथ में इलास्टिक रिबाउंड भी जब होगा, देन इट विल कॉज अ लॉट ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी विच इज़ नोन एज अर्थक्वेक. ओके, तो टेक्टोनिक प्लेट्स आपकी 3 टाइप की हो सकती है, कॉन्टिनेंटल, ओशियानिक, एंड इट मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज. कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या है, ये प्लेट ऐसी है जो आपके कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट कर रही है. कॉन्टिनेंट का क्या मतलब है, जो सॉलिड आपका जो सरफेस है, बेसिकली पूरी की पूरी प्लेट क्या है, वो कॉन्टिनेंट में ही बसी है. कोई भी उसका पोर्शन ओशन में नहीं जा रहा है. ठीक है, और ओशियानिक प्लेट होगी जिसका मेजर पोर्शन आपका ओशन में लाई कर रहा है. और कॉम्बिनेशन क्या है, जिसमें कुछ पोर्शन आपका प्लेट का ओशन के अंदर है और कुछ कॉन्टिनेंट में है. ठीक है, तो 3 टाइप की आपके पास प्लेट्स होती हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स मैंने आपको डायग्रामेटिकली दिखाई हैं. जो मेन आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स है वो यहाँ पे मेंशन्ड है. फॉर एग्जांपल द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, द यूरेशियन प्लेट, द इंडियन प्लेट, द अरेबियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट. ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ जो देखने लायक है वो है आपका दिस रीजन.
क्या आप इस रीजन को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ये कौन सा रीजन है? इफ़ यू कैन आइडेंटिफाई देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस इज़ द रीजन ऑफ द हिमालयन रीजन। ठीक है, इसको ध्यान से आप देखो, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट आपको नज़र आ रहा है, ये आपका नॉर्थ इंडिया है। ये जो यहाँ पे रीजन आपको नज़र आ रहा है जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में एग्जिस्ट करता है, दिस इज़ द हिमालयन रीजन। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जब आपकी इंडियन प्लेट आपकी ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग होके मूव करनी शुरू कर गई थी यूरेशियन प्लेट की ओर, और मूवमेंट स्लोली हुई है। द मूवमेंट वॉज स्लो एंड इवेंचुअली व्हेन द यूरेशियन प्लेट एंड द इंडियन प्लेट कोलाइडेड, तो इस कोलिजन के कारण क्या हुआ? फोल्डिंग का फिनोमिनन हुआ, और ये जो लैंड मास है, जो ओशन का फ्लोर था, वो राइज होके ऊपर पहुंच गया। एंड दिस फोल्डिंग इज गोइंग ऑन इवन टुडे। हर 4 साल में अबाउट 1 सेंटीमीटर से अभी भी आपके जो हिमालयन माउंटेन्स है वो इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, सो एज यू कैन सी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है, अभी भी आपके यहाँ पे मूवमेंट मौजूद है, अभी भी इंडियन प्लेट पुश कर रही है ऑस्ट्रेलियन प्लेट, सॉरी यूरेशियन प्लेट की ओर। सो दिस इज़ अ रीजन ऑफ हाई इंस्टेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे अभी भी आपकी रीअरेंजमेंट हो रही है, प्लास्टिक रीअरेंजमेंट, इलास्टिक रीअरेंजमेंट, इसीलिए है जो आपका हिमालयन रीजन है, इट इज़ हाईली सीज्मिक। यहाँ पे आपको इन्वेरेबली क्या कहते हैं, अर्थक्वेक के इवेंट्स नज़र आते रहेंगे। ठीक है, रिसेंट एग्जांपल आपका जो नेपाल अर्थक्वेक था, ठीक है, एंड हिमाचल में कांगड़ा अर्थक्वेक था, असम में एक अर्थक्वेक आया था 8.7 मैग्नीट्यूड का। ठीक है, सो दीज आर मैसिव अर्थक्वेक्स विच हैपन। ठीक है, सो दिस इज़ द रीज़न वाई हिमालयन रीजन में इतनी सीज्मिसिटी है। सो यहाँ पे एक और चीज़ आपने समझी है कि इंडियन प्लेट एक्चुअल में ऑस्ट्रेलियन प्लेट से पहले जुड़ी हुई थी। सो वी आर एक्चुअली ऑस्ट्रेलियंस जो मिलियंस ऑफ ईयर्स को मूव कर चुके हैं टुवर्ड्स दी यूरेशियन प्लेट। साउथ इंडियंस आर एक्चुअली द ट्रू इंडियंस, ठीक है, जो इस इंडियन प्लेट में एग्जिस्ट करते थे। दे क्लेम टू बी द ओरिजिनल इंडियंस। ठीक है, लेट्स नॉट गो इनटू सो मच ऑफ डिटेल, यहाँ पे हम समझ चुके हैं टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में। लेट्स मूव ऑन नाउ। सो हम थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स को फर्दर स्टडी कर रहे थे। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मूवमेंट which exists between the tectonic plates, there can be three cases. The first case is when the two plates are moving away from one another, as you can see in this animation. दो plates क्या एक दूसरे से away move कर रही हैं, so this is the case of divergent boundary formation. ठीक है, बीच में एक बाउंड्री फॉर्म हो रही है बिकॉज ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ दीज टू प्लेट्स। डाइवर्जेंस मतलब एक दूसरे से दूर मूव करना। So this process can cause sudden movements in between the plates and can cause an earthquake, and which may also lead to a volcanic earthquake. क्योंकि आप जब दो प्लेट्स को एक दूसरे से दूर कर रहे हो, जो बेसिकली गिविंग सम वे टू द मैग्मा विच इज़ इनसाइड टू एस्केप आउट, तो वोल्केनिक अर्थक्वेक भी यहाँ पे हो सकता है, एंड वोल्केनिक eruption भी यहाँ पे होने के चांसेस हैं। And your next is a convergent boundary. This happens when your two plates are moving towards each other. ठीक है, जब towards each other मूव करेंगी तो आपके पास कुछ फिनोमिनन हो सकती हैं, या फिर ये दोनों प्लेट्स क्या कर देंगी, दोनों ही अपवर्ड फोल्ड करनी शुरू कर जाएंगी, जो कि हमारे हिमालयंस की फॉर्मेशन के दौरान हुआ है। ठीक है, एक ये केस है दैट बोथ द प्लेट्स मीट एंड दे स्टार्ट फोल्डिंग अपवर्ड्स। ठीक है, नहीं तो क्या हो सकता है, this can happen, which I am showing you in this animation over here. You can see that one of the plates which will start to subside. It will go downwards and the other plate will start to lock over it. Locking होनी शुरू हो जाएगी, and certain rise of land can also be seen. Okay, अब ये चीज़ होती रहेगी, this folding on one side and subsidence on one side will keep on taking place until there is a rupture. जब ये इंटरलॉकिंग सडनली ब्रेक होगी, जब सडनली आपका इलास्टिक रीबाउंड होगा, तब सडनली आपका एनर्जी रिलीज होगी, एंड दैट कैन लीड टू अ मैसिव अर्थक्वेक। ओके,
So this was the convergent boundary, and then there is the transform boundary. इसमें movement कैसी है? The movement of two plates is parallel to one another. ठीक है, इसमें क्या है कि दो डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स ऐसे भी मूव कर सकती हैं, दे माइट स्लाइड पास्ट ईच अदर. उसमें भी क्या होगा कि बीच में फ्रिक्शन होगी, एंड दिस फ्रिक्शन कैन कॉज, ठीक है, स्ट्रेनिंग ऑफ दीज टू प्लेट्स एंड विच कैन इवेंचुअली लीड टू इलास्टिक रिबाउंड एंड एन अर्थक्वेक. ऑलराइट, तो ये तीन टाइप के केस आपके पास बनते हैं. इसके साथ आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है causes of earthquakes का. Now let's move on to the next topic, which is seismic waves. Again a very important topic from examination point of view also. ठीक है, इसको देखते हैं. So the waves transmitted in all direction passing through the earth's surface during an earthquake due to the release of large amount of strain energy are known as seismic waves. ठीक है, जैसे आपके अर्थ के नीचे लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी रिलीज़ होती है, मैंने कहा कि ये स्ट्रेन एनर्जी जब रिलीज़ होगी तो वहाँ से कुछ सर्टन वाइब्रेशंस जो हैं, सर्टन वेव्स हैं, वो एनिमल मतलब प्रोड्यूस होती हैं और वो ट्रांसमिट होंगी डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू और सरफेस तक जैसे ही पहुँचेंगी, ठीक है, दे विल लीड टू दी अर्थक्वेक. तो उन वेव्स को क्या कहते हैं? सीस्मिक वेव्स. ठीक है, एंड दे फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एज दे पास थ्रू द वेरियस लेयर्स ऑफ द अर्थ. ठीक है, ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉज को फॉलो करती है, जैसे डिफरेंट मीडियम से पास करती हैं. फॉर एग्जांपल सॉलिड रॉक हो सकता है, या फिर ओशन हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है. सो इट विल बिहेव अकॉर्डिंगली. सो दो टाइप के आपके पास वेव्स जनरली एग्जिस्ट करती हैं, दीज आर बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स. ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं बारी बारी से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर बॉडी वेव्स. दे ट्रेवल थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ इन ऑल डायरेक्शंस. ठीक है, ये अर्थ की बॉडी में ट्रेवल कर रही हैं. ठीक है, बेसिकली आपका जो अर्थक्वेक जहाँ जनरेट हुआ ना सरफेस के नीचे से, वहाँ से लेके सरफेस तक ये वेव्स आ रही हैं. ठीक है, तो ये वो वेव्स है जो बॉडी के थ्रू ट्रेवल कर रही हैं. ठीक है, दीज आर द वेव्स दैट ट्रेवल थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ एंड दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी डेप्थ. ऐसा नहीं है कि सर्टन डेप्थ तक ये एग्जिस्ट करेंगी. ठीक है, ये आपकी कहीं भी, ठीक है, आपके सरफेस के नीचे एग्जिस्ट कर सकती हैं. एंड दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स. फर्स्ट इज द प्राइमरी वेव, इसको पी वेव्स कहते हैं शॉर्ट में, एंड सेकेंडरी वेव्स इसको एस वेव्स कहते हैं शॉर्ट में. अच्छा, अब पहले पढ़ते हैं बॉडी वेव्स के बारे में, सॉरी प्राइमरी वेव्स के बारे में. सो प्राइमरी वेव्स जिनको आप पी वेव्स भी कहते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है कि द मटेरियल पार्टिकल्स वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव विद अ पुश एंड पुल इफेक्ट. अब देखो, इस वेव को समझने के लिए इफ़ यू कैन रिकॉल, आपने फिज़िक्स में फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा या फिर कभी स्कूल में पढ़ा होगा, साउंड के बारे में पढ़ा होगा. साउंड को कहते हैं कि ये एक लॉन्गिट्यूडनल या फिर एक कंप्रेशनल वेव है. ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि आपके जो पार्टिकल्स हैं उनका जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन होता है वो भी आपके वेव के डायरेक्शन में ही होता है. ठीक है, इस इफ़ेक्ट को पुश एंड पुल इफ़ेक्ट भी कहते हैं. ठीक है, इसको समझने के लिए आप इस एनिमेशन को देखिए, ज़रा ध्यान से देखिए. आपकी वेव स्टार्ट होती है यहाँ पे इनिशियल पॉइंट पे, और आपके पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, पहले आगे जा रहे हैं फिर अपनी जगह पे वापस आ रहे हैं. इसको समझने के लिए इस ब्लैक स्पॉट को देखना. जैसे वेव यहाँ पहुँचेगी, ब्लैक स्पॉट पहले कंप्रेस हुआ, फिर एक्सपैंड हुआ और फिर वापस अपनी जगह पे आ गया. ठीक है, पुश पुल, पहले पुश यहाँ पे फिर वापस पुल, मीन्स द पार्टिकल्स आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव. देखो, वेव आगे जा रही है, पार्टिकल भी आगे गए फिर वापस आए. तो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वो भी वही डायरेक्शन है जिसमें आपकी वेव जा रही है. ठीक है, पार्टिकल आगे जाएंगे, अपने आगे वाले पार्टिकल को पुश करेंगे और फिर अपनी वापस जगह पे आ जाएंगे. अगला पार्टिकल जो पुश हुआ था वो सेम काम अगले पार्टिकल्स पे करेगा. इस तरह से ये वेव के आगे तक प्रोपोगेट करती रहती है. सो दिस इज़ नोन एज योर कंप्रेशनल वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव. ओके, सो प्राइमरी वेव्स इस टाइप की होती हैं. ठीक है, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? दिस इज अ क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड. दे आर द फास्टेस्ट टू ट्रेवल, हैंस द फर्स्ट रिकॉर्डेड एट द रिकॉर्डिंग स्टेशन. रिकॉर्डिंग स्टेशन पे आपके पास जो सीस्मोग्राफ मौजूद होगा, ठीक है, वो सबसे पहले जो वेव्स रिकॉर्ड करता है वो पी वेव्स होती हैं.
ग्रेनाइट में इनकी वेलोसिटी होती है 5 किलोमीटर पर सेकेंड, वेरी फास्ट. ओके. एंड दे कैन पास थ्रू बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. सॉलिड्स और लिक्विड से ये दोनों से पास कर सकती हैं. दे कॉज प्रिलिमिनरी शॉक्स और फोर शॉक्स ऑन द सर्फेस. ठीक है, हमने डिस्कस किया था फोर शॉक्स, मेन शॉक एंड आफ्टर शॉक्स. तो फोर शॉक्स जो मेन शॉक से पहले आता है वो इन्हीं वेव्स के कारण होता है. ठीक है, जो कि सबसे पहले पहुंच जाती हैं. ओके. देन लॉन्गिट्यूडनल नेचर. लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है मैंने यहाँ पे डिस्कस किया. ठीक है, दिस नेचर इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. ठीक है, सो दे आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर एंड दे कॉज वॉल्यूमेट्रिक चेंज इन द मटेरियल विच दे पास थ्रू. ये वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस करती है जिस मटेरियल से पास करती हैं. ठीक है, आपका जो मटेरियल है वो अपनी वॉल्यूम चेंज कर देगा. ठीक है, वॉल्यूम बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पी वेव्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंडरी वेव्स और द एस वेव्स. अब इनका प्रोपगेशन है जस्ट लाइक योर लाइट या फिर ट्रांसवर्स वेव्स. ठीक है, अगर आप किसी रस्सी को, बंधी हुई रस्सी को एक साइड से पकड़ के ऊपर नीचे हिला दो, ठीक है, तो आपकी वेव ट्रेवल करेगी फ्री एंड से लेके बंधे हुए एंड तक. इस सिमिलर एक यहाँ पे आप मोशन देख सकते हैं. पार्टिकल्स की मूवमेंट अप और डाउन है. इस ब्लैक स्पॉट पे देखना, ये ब्लैक स्पॉट ऊपर मूव किया फिर नीचे मूव किया. सो पार्टिकल्स आर मूविंग अप एंड डाउन. ठीक है, बट द वेव इज ट्रेवलिंग उस डायरेक्शन से परपेंडिकुलर. मूवमेंट है ऊपर नीचे बट द डायरेक्शन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन. ठीक है, सो द मटेरियल वाइब्रेटेड राइट एंगल 90 डिग्रीज पे वाइब्रेट करता है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव. यू कैन सी दिस क्वाइट क्लियरली इन दिस एनिमेशन. पार्टिकल्स आर मूविंग अप एंड डाउन while the wave is moving from left to right. ठीक है, इनको आप शेयर वेव्स भी कहते हैं और शेक वेव्स भी कहते हैं. शेयर वेव्स क्यों कहते हैं? क्योंकि पार्टिकल इसमें अप डाउन मूव कर रहा है. आपने पार्टिकल में, इस बॉडी में आपने एक शेयर कॉज किया. ठीक है, अप डाउन मूवमेंट कॉज करी, शेयर करने की कोशिश की थी आपने इस पार्टिकल को, और उसी शेयरिंग मोशन के कारण एक वेव जनरेट हो गई है. ठीक है, आपका बॉडी शेयर तो नहीं हो पाई बट एक वेव जनरेट होगी, इसलिए इसको शेयर वेव्स कहते हैं. शेक वेव्स भी कह सकते हैं क्योंकि बॉडी को आपने शेक करने की कोशिश की है. ओके, सो शेयर वेव्स या फिर शेक वेव्स आप इनको कहते हैं. नाउ लेट्स स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स. दे आर स्लोअर. ये आपकी पी वेव से थोड़ी स्लोअर होती है. ग्रेनाइट में इनकी वेलोसिटी अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर पर सेकेंड होती है. ये सॉलिड से पास कर सकती हैं बट नॉट थ्रू लिक्विड्स, एज लिक्विड्स डोंट हैव एनी शेयर स्ट्रेंथ. ठीक है, हमें एक बात पता चली थी लास्ट ईयर जब हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स. स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी शायद कि शेयर स्ट्रेंथ लिक्विड्स में नहीं होती. लिक्विड्स डू नॉट हैव एनी शेयर. मीन्स अगर लिक्विड आपके पास कहीं पे पड़ा है, अगर आप उसको एक टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे, ठीक है, उसको अगर आप स्लिप करना चाहोगे फिर शेयर करना चाहोगे ना, तो उसको वो बियर नहीं कर पाता. ठीक है, वो उस चीज़ को बियर नहीं कर पाएगा और वो फ्लो कर जाएगा जस्ट. ठीक है, सॉलिड मटेरियल्स क्या हैं, उनमें शेयर स्ट्रेंथ होती है. आपने बीम्स को पढ़ा, बीम्स में आपने शेयर फोर्स निकाली थी. ठीक है, शेयर स्ट्रेस आपने देखा था. तो सॉलिड मटेरियल में ये चीज़ें होती हैं बट लिक्विड्स कैन नॉट बियर शेयर. ये शेयर को नहीं बियर कर सकती हैं. ठीक है, तो इस कारण क्या है, इनमें अगर आप शेयर फोर्स अप्लाई करते हो तो ये दे जस्ट फ्लो, ये बहना शुरू कर देंगी. तो जिन मटेरियल में शेयर नहीं आ सकता उनमें शेयर वेव्स डेफिनेटली फ्लो नहीं कर पाएंगी. ठीक है, देयरफॉर दे कैन नॉट पास थ्रू लिक्विड्स. एंड दे आर लाइक लाइट वेव्स, दैट इज दे आर ट्रांसवर्स और डिस्टॉर्शनल वेव्स. ठीक है, इन वेव्स को ट्रांसवर्स या फिर डिस्टॉर्शनल वेव्स भी कहते हैं. लाइट वेव्स भी ऐसी ही होती हैं. एंड अनलाइक पी वेव्स दे डोंट चेंज द वॉल्यूम ऑफ द मीडियम थ्रू विच दे पास. ठीक है, ये इनके बीच का डिफरेंस है. एस वेव्स, सॉरी, पी वेव्स क्या है, वो वॉल्यूम चेंज कर सकती हैं मीडियम का, पर ये नहीं कर पाती. एंड दीज आर vertically polarized S waves are called SV waves, whereas horizontally polarized waves are known as SH waves. अब इसका क्या मतलब है, पिछली एनिमेशन में एक बार दिखाता हूँ. अगर आपके पार्टिकल मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इसे कहते हैं वर्टिकली पोलराइज्ड वेव. ठीक है, तो उसके लिए हम सिंबल यूज़ कर लेंगे कौन सा, V. और S वेव तो ये है ही है क्योंकि ये एक ट्रांसवर्स वेव है. पार्टिकल अप डाउन मूव कर रहा है और वेव उसके 90 डिग्री में मूव कर रही है. देयरफॉर यहाँ पे दो टाइप के आपके पास चीज़ें नज़र आ रही हैं. एक तो पार्टिकल अप डाउन मूव कर रहा है, देयरफॉर V, एंड बिकॉज दिस इज अ ट्रांसवर्स वेव, देयरफॉर यू विल यूज़ द वर्ड S ऑल्सो.
So the SV waves are the waves in which the particles move up and down in a secondary wave. बट यही मूवमेंट आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी तो हो सकती थी. मीन्स द पार्टिकल इंस्टेड ऑफ मूविंग अप एंड डाउन it could have also moved in this horizontal direction, and this direction is again perpendicular to the direction of the wave. ठीक है, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन पॉसिबल है ना एक्स डायरेक्शन के, एक जेड और एक वाई. तो अगर जेड डायरेक्शन जो कि वर्टिकल डायरेक्शन है, इसके अलॉन्ग अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो इस वेव को बोल देंगे एस वी वेव. लेकिन अगर पार्टिकल वाई डायरेक्शन में इस तरह मूव करे, ठीक है, जस्ट लाइक अ स्नेक, स्नेक वैसे चलता है ना, उसकी बॉडी ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, हालांकि स्नेक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. सो जस्ट लाइक अ स्नेक, ऐसी अगर आपके पास मूवमेंट है पार्टिकल की वाइल द वेव मूव्स इन दिस डायरेक्शन, दिस इज नोन एज एन एस एच टाइप ऑफ वेव. ठीक है, तो इसे हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड वेव कहते हैं. इसके बारे में हम आगे देखेंगे, एक एग्जांपल हमारे पास आएगा. नाउ द अदर टाइप ऑफ वेव इज द सरफेस वेव्स. इनको एल वेव्स भी कहते हैं. ठीक है, दे ट्रेवल अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ द अर्थ इन अ सर्कमफेरेंशियल पाथ. ठीक है, अब ये वेव्स क्या हैं, इससे पहले हमने पढ़ी है बॉडी वेव्स. अब यही बॉडी वेव्स जब सरफेस से पहुंचती हैं, इन्हीं का एक कंपोनेंट क्या है, फिर वो सरफेस के अलॉन्ग भी ट्रैवल करना शुरू कर देता है. और यही जो वेव्स, यही जो कंपोनेंट बॉडी वेव्स का जो फिर सरफेस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, इसे इन्हें अब क्या कहते हैं, सरफेस वेव्स. अब डेफिनेटली ये तभी आएंगी जब बॉडी वेव्स आ चुकी होंगी. ठीक है, सो दे आर द लास्ट वंस टू रीच द साइट ऑफ कंसिडरेशन. ठीक है, आपके पास जहाँ पे भी सेस्मोग्राफ पड़ा है जो मेजर करता है वेव्स को, सबसे पहले आपके पास आएंगी पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स, क्योंकि वो फास्टेस्ट हैं. फिर आएंगी एस वेव्स. ठीक है, और इनके आने के बाद कहीं जाके फिर सरफेस वेव्स जो है वो डेवलप होनी शुरू होती हैं. सो दे आर द स्लोएस्ट वंस एंड दे डू नॉट ट्रेवल बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, ये कैसे ट्रेवल करती हैं, अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ द अर्थ इन अ सर्कमफेरेंशियल पाथ. जो अर्थ की सर्कमफेरेंस है ना, उसके अलॉन्ग, सरफेस के अलॉन्ग ये ट्रेवल करती हैं. इनको लॉन्ग वेव्स भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पे एल वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, फॉर लॉन्ग वेव्स. ठीक है, डेप्थ इनसाइड द अर्थ इज़ लिमिटेड टू अ फ्यू सीज्मिक वेवलेंथ्स. ठीक है, कुछ सीज्मिक वेवलेंथ्स तक ही इनकी डेप्थ होगी. ठीक है, सरफेस के ऊपर ये ट्रैवल कर रही हैं, तो जो भी आपकी वेवलेंथ है वेव की, सर्टन सीज्मिक वेवलेंथ तक ही ये सरफेस के नीचे जाएंगी, ज़्यादा डीप नहीं होती. डीप वेव्स कौन सी हैं, आपकी बॉडी वेव्स हैं वो. ठीक है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, दे आर स्लोएस्ट टू ट्रैवल, सबसे स्लो आती हैं और इसीलिए रिकॉर्ड भी सबसे एंड में होंगी. इनका भी नेचर क्या है, ये ट्रांसवर्स होती हैं. जैसे आपकी एस वेव्स थी ट्रांसवर्स, ठीक है, ये वेव्स भी ट्रांसवर्स ही होती हैं, सिमिलर टू एस सिमिलर टू एस वेव्स और द सी वेव्स. ओके, एंड दे आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इन नेचर एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डैमेज ऑन द सर्फेस. तो जो भूकंप मेन जो कॉज करने वाली वेव्स हैं वो यही सरफेस वेव्स हैं. ठीक है, जो कि सरफेस पे आ रही है ना, ये सरफेस शेक करेगा तभी तो अर्थक्वेक आपको महसूस होगा. ऑलराइट, सो दीज आर द वेव्स दैट कॉज डिस्ट्रक्शन. तो इनकी भी दो टाइप हैं, रेली वेव्स एंड लव वेव्स. रेली वेव्स को एल आर वेव्स कहते हैं और लव वेव्स को एल एल वेव्स कहते हैं. एंड दे आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर बाय द टाइप ऑफ मोशन ऑफ देयर पार्टिकल्स. लेकिन दोनों वेव्स में पार्टिकल का मोशन टाइप अलग होता है. दोनों ही ट्रांसवर्स वेव्स हैं, लेकिन दोनों में पार्टिकल का जो मोशन है वो स्लाइटली डिफरेंट है. देखते हैं कैसे डिफरेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम सरफेस वेव्स को, जिन्हें रेली वेव्स हम कहेंगे. ठीक है, तो ये लॉर्ड रेली हुआ करते थे 1885 में, उन्होंने ये थ्योरी दी है. तो उन्होंने क्या कहा कि पार्टिकल्स एक एलिप्टिकल पाथ में, ठीक है, दो चीज़ यहाँ पे समझने की ज़रूरी है. एक तो एलिप्टिकल पाथ में मूव करेंगे पार्टिकल, साथ में एक वर्टिकल प्लेन में मूव करेंगे. सो रेली वेव में ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स मीट होने ज़रूरी हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द मूवमेंट शुड बी इन द इलेप्टिकल पाथ एंड द डायरेक्शन the plane in which the particles are moving are is the vertical plane. ठीक है, तो एलिप्स जो आपका बनेगा उसमें एक मेजर एक्सिस होगा और एक आपके पास माइनर एक्सिस होगा. तो जो वर्टिकल एक्सिस है वो मेजर एक्सिस होता है और जो माइनर एक्सिस है वो आपका हॉरिजॉन्टल वाला एक्सिस होता है. और रिजल्टेंट मोशन होता है वो कॉम्बिनेशन है किसका, एक पी टाइप एंड एस वी मोशन का. पी टाइप क्या है, प्राइमरी वेव. एस वी मोशन क्या था, हमने पीछे समझा था, इट इज़ अ वर्टिकली पोलराइज्ड एस वेव. ठीक है, ये दो टाइप के मोशन आपको यहाँ पर नज़र आते हैं. ठीक है, एंड ड्यू टू द नेचर ऑफ द पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट द वेव्स ऑल्सो पेनिट्रेट बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ अप टू अ डेप्थ इक्वल टू द वेवलेंथ.
अब क्योंकि इसमें एस वी टाइप मोशन है, वर्टिकली पोलराइज मोशन है, अब पार्टिकल्स अप एंड डाउन अगर मूव करेंगे तो कुछ पार्टिकल सरफेस के नीचे भी तो जाएंगे। इसी कारण ये वेव क्या है, कुछ डेप्थ सरफेस के नीचे भी जाती है, विच डेप्थ इज लिमिटेड टू द वेव लेंथ ऑफ द वेव। ठीक है, अब आई एम श्योर कि यहाँ पे जो भी मैंने कुछ समझाया आपको ढंग से समझ नहीं आया होगा। ठीक है, इस सारे टेक्स्ट को हम समझेंगे इस नेक्स्ट एनिमेशन के ज़रिए। ठीक है, समझो मैंने क्या क्या बताया था। ये है आपकी डेली वेव, ध्यान से देखो किस तरह मूव कर रही है। फर्स्ट पॉइंट टू नोटिस इज दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, ये तो हो गया वेव की डायरेक्शन का, वेव की मोशन का डायरेक्शन। लेकिन हमने कंसिडर करना है पार्टिकल को। एक पार्टिकल को ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे जूम किया है, चाहे आप इस नीचे वाले पार्टिकल को देख लो या फिर इस ऊपर वाले पार्टिकल को देख लो। पार्टिकल की मूवमेंट देखो कैसे हो रही है। इट इज़ एन एलिप्टिकल पाथ, सर्कल दिख रहा है लेकिन एज्यूम इट टू बी एलिप्स ओनली। पार्टिकल इस एलिप्स के अलॉन्ग मूव कर रहा है, यू कैन सी। ठीक है, बट जो वेव है इट इज़ मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इस एलिप्स को देखूँ ध्यान से, आई कैन सी दिस इज द मोशन ऑफ द पार्टिकल। ये आपके पास एलिप्स बन गया है, और जो एलिप्स का जो लॉन्गर एक्सिस होता है उसे कहते हैं मेजर एक्सिस। इस एक्सिस के लॉन्ग क्या हो रहा है आपका, एस वी टाइप मोशन हो रहा है। एस वी टाइप मोशन क्या मतलब था, वर्टिकल मोशन ऑफ द एस वेव, यही होता था एस वी मोशन। लेकिन जो माइनर एक्सिस है, पार्टिकल इसके लॉन्ग भी तो मूव कर रहा है। दो टाइप के मोशन यहाँ पे सुपर इम्पोज हो रहे हैं बेसिकली। और जब पार्टिकल आपका वेव के अलॉन्ग मूव कर रहा है, यही है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करता है, इसे हम क्या कहते हैं, ये पी वाइब्रेशन है। द पी वेव्स यूज टू मूव लाइक दिस, जिसमें पार्टिकल आपके वेव की डायरेक्शन में ही मूव करता है। इसीलिए हम यहाँ पे इसे एक कंपाउंड मूवमेंट कह रहे हैं। बेसिकली दो टाइप की मूवमेंट्स ये पार्टिकल एक साथ दिखा रहा है। ये पार्टिकल आगे भी मूव, आगे पीछे भी मूव कर रहा है और ऊपर नीचे भी मूव कर रहा है। ठीक है, सो दिस कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड मूवमेंट इज नोन एज योर रेली वेव। वर्टिकल मूवमेंट को हमने एस वी मोशन कह दिया है, और जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है उसको हमने पी मोशन कह दिया है। आई होप यू अंडरस्टूड है, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब बात करते हैं लव वेव्स की। रेली वेव्स होगी। पार्टिकल मोशन लव वेव्स में कैसा होता है, द पार्टिकल मोशन इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वाइब्रेट्स एट द राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। ठीक है, similar to S waves but with no vertical component, that is it shows SH type particle motion। ये डिस्क्राइब किया था AEH लव ने 1911 में। ठीक है, जिसने डिस्क्राइब किया था उसका नाम लव था, इसीलिए इसका नाम लव वेव्स पड़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप पढ़ें कंसेप्ट को, क्या बोला था कि पार्टिकल मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में है एट राइट एंगल्स टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरह पार्टिकल मूव कर रहा है, वेव आगे मूव कर रही है। सो दिस इज द एस एच टाइप मोशन। ठीक है, सो वेव इज मूविंग लाइक अ स्नेक बेसिकली। ठीक है, इसको इलिस्ट्रेट करते हैं इस एनिमेशन में। लुक एट दिस केयरफुली, पार्टिकल्स की मोशन देखो, इट इज़ इन दिस डायरेक्शन, आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये मूव कर रहा है, बट पार्टिकल के परपेंडिकुलर मोशन हो रहा है वेव का, therefore it is an S type of wave। बट चूँकि हॉरिजॉन्टल मोशन है, therefore it is an SH type of wave। So love waves are the SH type of waves। Okay, and remember this wave, love wave is the most destructive type of wave। ठीक है, ये जो मोशन होता है ना हॉरिजॉन्टल मोशन, दिस कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, बिकॉज यही जो मोशन है वो आपके बिल्डिंग्स को, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिफॉर्म करता है। आपके कॉलम्स डिफॉर्म होते हैं एंड आपकी जो वीक स्टोरीज हैं, सॉफ्ट स्टोरीज हैं, वो कोलैप्स कर सकती हैं बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन। सो नाम इनका लव वेव है, बट सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव ये हैं। ठीक है, इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव टाइप्स ऑफ वेव्स। इसके साथ आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होगा। रेस्ट ऑफ द चैप्टर इज गोइंग टू बी स्टडीड इन द नेक्स्ट lecture। Thank you।